मुंबई के उपनगर में स्थित आर्य गार्डन अपार्टमेंट आम सोसाइटी जैसी ही थी। इसी सामान्य दिनचर्या के बीच एक दिन फ्लैट नंबर 408 में एक नई किराएदार आई। उसका नाम था नीलिमा। नीलिमा की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। उसने आते ही सभी पड़ोसियों को नम्रता से नमस्ते किया और एक बात बार बार दोहराई, मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, कभी आइएगा जरूर। नीलिमा एक दिन अपने फ्लैट में अकेली होती है और वो पास्ता बनाने जा रही होती है। आज तो ऐसा पास्ता बनाऊंगी कि मैं खुद की उंगलियां खा जाऊंगी। नीलिमा पास्ता चढ़ाकर बॉईल करना शुरू कर देती है। तभी उसको अचानक ही कहीं से आवाजें आने लग जाती है। कौन है? कोई आया है? जरूर मेरा पास्ता खाने आए होंगे। मुझे बोला था ना कि पास्ता बनाना, हम आएंगे। शायद इन लोगों को पता चल गया कि आज मैं पास्ता बना रही हूँ। नीलिमा बहुत खुशी से अपने दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके घर कोई मेहमान नहीं बल्कि 2 चोर आए होते हैं। नीलिमा इससे पहले कुछ चिल्लाती, एक चोर उसका मुंह बंद करके उसको बिठा देता है। हमें सारे गहने और पैसे दे दो, हम आज यहाँ चोरी करने आए हैं, चोरी। मैं तुम लोगों को ये सब नहीं दे सकती। मैंने इसके लिए जी जान से मेहनत की है और तुम एक झटके में सब कुछ लेकर जाना चाहते हो। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। नीलिमा की ऐसी बातें सुनकर दूसरे चोर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो नीलिमा के सर पर एक बर्तन से मार देता है, जिससे नीलिमा की मौत हो जाती है। चोर सारा सामान लूटकर ले जाते हैं, लेकिन नीलिमा मर जाने के बाद भी एक चुड़ैल बनकर जिंदा हो जाती है। आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलता कि नीलिमा अब एक चुड़ैल बन चुकी है। इस बात का अंदाजा नीलिमा को भी नहीं होता। नीलिमा उठती है और खुद से ही बोलती है, पास्ता खा लेती हूँ और लोगों को भी जाकर बुलाकर ले आती हूँ। चुड़ैल नीलिमा पास्ता बनाती है, लेकिन जैसे ही वो पास्ता खाती है उसको कोई स्वाद ही नहीं मिलता। इतना गंदा पास्ता कैसे बन सकता है मुझसे? ये स्वादिष्ट क्यों नहीं लग रहा? फिर वो किचन से बाहर निकल जाती है और दुकान जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी उसको दरवाजे पर अपनी लाश पड़ी नजर आती है। वो बहुत डर जाती है। ये तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं ऐसी क्यों पड़ी हूँ? और जब ये मैं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? भूतिया नीलम के दिमाग में 1000 सवाल आते हैं। वो भागकर अपना चेहरा देखती है। तब उसको समझ आता है कि अब वो नीलम नहीं, वो एक चुड़ैल बन चुकी है। अगले ही पल उसके घर में पुलिस और उसके पड़ोसी आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अफसोस जताने आए होंगे। सही बताऊं तो अच्छा ही हुआ है ये मर गई। रोज मेरा पास्ता खा लो करती रहती थी। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया था इसने, और उतना ही गंदा पास्ता बनाती थी। चुड़ैल नीलिमा को राजू की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आओ न देखती है ताऊ एकदम से राजू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका हाथ चबाने लग जाती है। लेकिन नीलिमा जैसे ही उसका हाथ चबाती है उसको एक अलग ही स्वाद महसूस होता है। मिल गया, यही स्वाद तो मैं खोज रही थी, मिल गया मुझे। लेकिन नीलिमा एक चुड़ैल बन चुकी थी। ये देखकर सब लोग उस फ्लैट से दूर चले जाते हैं और वो फ्लैट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। अरे ये तो सब डर गए, अब मेरा पास्ता कौन खाएगा? लेकिन पास्ता तो मैं बनाऊंगी। चुड़ैल नीलिमा अब रोज रात को सबके गेट को खटखटाती और जो गेट खोल देता वो उसको अपने हाथों से बनाया हुआ पास्ता खिलाती। लेकिन अब नीलिमा का पास्ता आम पास्ता नहीं होता, उसके अंदर मिला होता है इंसानों का खून। क्या हुआ? पास्ता अच्छा नहीं लगा? अब पड़ोसियों को रोज एक चिट्ठी जाती जिसमें लिखा होता, मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, आकर खाइएगा जरूर। नीलिमा से अब लोग डरने लगे थे। चुड़ैल नीलिमा ने तय किया कि वो अपने ही फ्लैट में एक दूसरी लड़की बनकर आएगी। नीलिमा एक दूसरी लड़की का रूप धारण कर अपने ही फ्लैट में किराएदार बनकर आ जाती है। लेकिन जैसे ही मकान मालिक उसके फ्लैट से निकलता है, पारुल अपने असली रूप में आ जाती है। अब देखती हूँ कौन मेरे बुलाने पर खाने पर नहीं आता। पारुल वहाँ नहीं होती है और अच्छे से रहने की वजह से सबको लगता है कि शायद अब नीलिमा का भूत वहाँ से जा चुका है। अब पारुल से सब अच्छे से बात करने लग जाते हैं। यही तो अंतर है जिंदा और मरने में। मरने के बाद कोई नहीं पूछता, जिंदा रहो तो सब पूछते हैं। शुरुआत में कोई उसे खास ध्यान से नहीं देखता था, पर धीरे धीरे लोग उसकी बातों और उसकी रसोई से आने वाली खुशबू की तरफ। पारुल के फ्लैट से हर शाम 7 बजे के आसपास ऐसी खुशबू आती जो पूरे फ्लोर में फैल जाती। पता नहीं, लेकिन जो भी बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चारों तरफ पारुल की बातें चलने लगी। सबके दिमाग से अब नीलिमा का पास्ता निकल चुका था। लोग भूल चुके थे कि पास्ता डरावना था। अब सब बस पारुल के हाथ का बना हुआ पास्ता खाना चाहते थे। धीरे धीरे लोग उसके पास्ता को लेकर जिज्ञासु होने लगे। एक दिन ग्राउंड फ्लोर का युवक अरुण बोला, पारुल जी,
एक दिन मुझे भी खिलाइए ना। पारुल मुस्कुराई। आज शाम को आइए, खास ट्रफल पास्ता बना रही हूँ, लेकिन किसी को मत बताइएगा। अरुण गया तो पारुल ने झट से गेट बंद कर दिया और बोली, आ गया तू, अब तेरा पास्ता बनाकर मैं खाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि इंसानों के खून में इतना अच्छा स्वाद होता है। पारुल अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है और अरुण को छीलकर पास्ता में डालकर खा जाती है। उसके बाद फिर अरुण कभी लौट कर वापस नहीं आया। अरुण के गायब होने पर पहले तो लोगों ने सोचा शायद किसी काम से कहीं चला गया होगा, लेकिन उसका फोन बंद था, कमरा खुला हुआ था। 3 दिन बाद बिल्डिंग की सफाई करने वाली बाई ने कहा, नीचे सीढ़ियों पर केचप गिरा है, बहुत अजीब गंध है। छी, कितना गंदा है ये। जब बिल्डिंग को साफ किया गया तब वहाँ एक बाल भी मिला, इंसानी बाल, बहुत लंबा, गीला सा। अब संध्या आंटी को भी निमंत्रण मिला। उन्होंने पहले ना किया, लेकिन खुशबू इतनी लुभावनी थी कि मना नहीं कर सकी। शाम को 7 बजे वो नीलिमा के फ्लैट में गई। आ गई मैं पारुल। पारुल ने झट से गेट बंद कर दिया और चुड़ैल बन गई। संध्या ने भागने की बहुत कोशिश की तो चुड़ैल ने एक हथौड़ा मारकर संध्या का सिर फोड़ दिया और फिर उसका भी पास्ता बनाकर अभी खा ही रही थी कि तभी 8 बजे उनकी बहू का फोन बजा। करती रह जो करना है, अब तो मैं खा चुकी। लेकिन उनकी बहू फोन करती रही, लेकिन जवाब नहीं आया। रात 10 बजे जब लोग दरवाजा खटखटाने गए तो फ्लैट बंद मिला। कल वो यहीं खाने पर आई थी और यहीं से जाने कहाँ गायब हो गई। 406 नंबर फ्लैट की कविता एक जिज्ञासु लड़की थी। वो नीलिमा के रहस्य को समझना चाहती थी। एक रात कविता छत पर कपड़े सुखाने गई तो उसने सोचा कि एक बार ऊपर से झांक कर नीलिमा के किचन में देखे। उसने देखा उस पानी में कुछ और था, चमड़ी और कुछ सफेद सफेद चीजें। ये क्या बन रहा है इतनी गंदी बदबू के साथ में? कविता बहुत डर गई। वो चीखने ही वाली थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। ये मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? वो भागी और 407 वाले अंकल प्रमोद को सब बताया। अंकल, पारुल नीलिमा है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। अगले दिन जब प्रमोद सुबह घूमने निकले तो उन्हें सीढ़ियों पर एक उंगली पड़ी मिली। उस रात प्रमोद भी गायब हो गए। मैंने कहा था अंकल वो ही नीलिमा है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी और आज उनका शिकार बन गए। अब कविता नीलिमा को खटकने लगी थी। इधर कविता जांच पड़ताल में लग गई। बिल्डिंग के एक पुराने चौकीदार लालचंद ने बताया कि फ्लैट 408 पहले से भी बदनाम था। 10 साल पहले वहां एक महिला रश्मि रहती थी, अकेली। वो भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, कई लोगों को अपने फ्लैट बुलाती थी। और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। उसका किचन टूटा हुआ मिला, दीवारों पर खून और गैस चूल्हे पर उबलते हुए कुछ अजीब पदार्थ, पर केस बंद कर दिया गया था। एक रात कविता ने फिर से छत से देखा, चुड़ैल नीलिमा कुछ बना रही थी। फिर आ गई ये मेरा दिमाग खराब करने। इस बार नीलिमा चुड़ैल ने ऊपर देखा और बोली, वो दिन दूर नहीं जब तेरा पास्ता बनाऊंगी मैं। कविता के तो मानो प्राण ही सूख गए। वो वहां से उठी और नीचे जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसके सामने अब चुड़ैल खड़ी थी, उतनी ही भयानक जितना कविता ने देखा था। मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, मुझे माफ कर दो। तुझे बहुत शौक है ना मेरे बारे में बात करने का, मेरे घर में देखने का, तो आज तू हिस्सा बनेगी मेरे घर का। चुड़ैल उसको लेकर जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर पास्ता बनाकर खा जाती है। अगली सुबह अब सब ने कविता की खोज शुरू की, लेकिन बाकियों की तरह वो भी कभी नहीं मिली और नीलिमा चुड़ैल का राज बाकियों के लिए एक राज ही बनकर रह गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। जगिया किसी के खेतों में कटाई का काम करता था, पर एक दिन उसको काम से भी निकाल दिया जाता है। जगिया और उसके परिवार के भूखे मरने के दिन आ जाते हैं। पप्पू और चिंकी को स्कूल जाने का बहुत मन करता था, पर पैसे ना होने की वजह से वो स्कूल भी नहीं जाते थे। एक दिन सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। क्या हुआ ललिता, तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? अरे आप लोग खाओ ना, मेरा पेट भरा हुआ है, बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। जगिया को ललिता की बातों में झूठ दिखाई देता है, इसलिए वो खाने के बर्तन से प्लेट हटाकर देखता है। बर्तन बिल्कुल खाली होता है। जगिया को ये देखकर बहुत दुख होता है। तुमने कुछ नहीं खाया है ना? तुम झूठ बोल रही हो ना?
हम लोग ठीक से खा पाए इसलिए तुमने झूठ बोला। क्या करूँ जी, अगर मैं खा लेती तो आप सब भूखे रह जाते। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे घर के हालात सुधारूं। जितना कमाता हूं उससे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। आप परेशान मत हो पापा, हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। वैसे भी हमारा तो छोटा सा पेट है, थोड़े से खाने से ही भर जाता है। पप्पू की बातें सुनकर जगिया उसको गले से लगा लेता है और खूब रोता है। उससे अपने घर के हालात देखे नहीं जा रहे होते। अगली सुबह जगिया अपनी साइकिल उठाता है और काम ढूंढने शहर के लिए निकल पड़ता है। वो बड़े बड़े घरों में जाकर काम मांगने लगता है, पर उसे कोई भी काम नहीं देता। फिर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। जगिया उस घर का गेट खटखटाता है और फिर अंदर से एक आदमी आकर दरवाजा खोलता है। साहब जी, क्या मेरे लायक कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। साहब जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं दूर गांव से काम के लिए आया हूँ। आप जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा, बस आप मुझे कुछ काम दे दो। ओहो, बोला ना, जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है मेरे पास। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जगिया की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो निराश होकर वापस अपने गांव जाने लगता है। रात भी हो चुकी होती है और रास्ता भी लंबा होता है, इसलिए जगिया जंगल के रास्ते घर जाने का सोचता है। थका हारा जगिया अपनी साइकिल को धीरे धीरे चलाता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है। जगिया जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। जगिया फिर से अपनी साइकिल चलाना शुरू कर देता है, पर फिर थोड़ी देर बाद उसे वही महसूस होता है जैसे उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। कोई तो जरूर है मेरे पीछे, पर कौन हो सकता है? जगिया फिर से पीछे मुड़कर देखता है, पर इस बार उसे एक चुड़ैल भागती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल के पीछे कुत्ते पड़े हुए होते हैं। भागते भागते उस चुड़ैल के हाथ से एक बर्तन गिरता है। जगिया उस बर्तन को उठाता है और उसे उलट पलट कर देखने लग जाता है। बर्तन पीतल का होता है। चुड़ैल वापस आ जाए उससे पहले ही जगिया उस बर्तन को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी ललिता को दिखाने लगता है। अजी, आप तो काम ढूंढने गए थे ना, तो ये बर्तन कहाँ से ले आए? काम वाम कुछ मिला कि नहीं? अरे, जब मैं जंगल से होता हुआ घर आ रहा था तो जंगल में मुझे एक औरत दिखी। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी क्योंकि वो अचानक जाने कहाँ गायब हो गई थी, पर मैं ये बर्तन ले आया। वो औरत ये बर्तन वहीं छोड़ गई थी। इसे बेचकर कुछ तो पैसे आएंगे। कितने दिन खा लेंगे आखिर हम इस बर्तन को बेचकर? ललिता उस बर्तन को एक कोने में ऊंची सी जगह पर रख देती है। उसके बाद वहाँ पप्पू और चिंकी खेलने लगते हैं। खेलते खेलते चिंकी और पप्पू की एक अमरूद के पीछे लड़ाई होने लगती है। दोनों छीना झपटी करने लगते हैं, जिसके चक्कर में अमरूद उस बर्तन में गिर जाता है। क्या है बच्चों, क्यों लड़ रहे हो? देखो ना माँ, मैं बगीचे से अमरूद तोड़ कर लाई थी और पप्पू मुझसे वो अमरूद छीन रहा है। मुझे भी तो अमरूद खाना है माँ, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं छीन रहा था। काश हमारे पास ढेर सारे अमरूद होते तो कितना अच्छा होता। पर ऐसा नहीं है ना बच्चों। चलो मैं अभी उस अमरूद को निकालती हूँ और उसे आधा आधा करके तुम दोनों को देती हूँ। ललिता हाथ डालकर उस बर्तन में से अमरूद निकालने लगती है। पर ये क्या, ललिता जब उस बर्तन में हाथ डालती है तो उसे वहाँ बहुत सारे अमरूद मिलते हैं। इतने सारे अमरूद? पर इसमें तो बस एक अमरूद गिरा था, तो फिर इतने सारे अमरूद कैसे आए? ललिता को तो खुद ही नहीं समझ आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो गया। वो जल्दी से जगिया को बुलाती है। जगिया को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ तो कैसे। हो ना हो, ये कोई जादुई बर्तन। जादुई बर्तन? हाँ ललिता, मुझे यही लग रहा है। तुम खुद ही बताओ कि एक अमरूद के इतने सारे अमरूद कैसे बन गए? पप्पू ने जैसे ही बोला कि काश हमारे पास ढेर सारे अमरूद होते, तभी उस बर्तन में ढेर सारे अमरूद आ गए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है जी। इसका मतलब हम जो भी बोलेंगे ये बर्तन हमें वही बना कर दे देगा। मेरा तो खीर खाने का मन कर रहा है। ललिता उस बर्तन को चूल्हे पर रखती है और खाली बर्तन में करछी चलाते हुए बोलती है, काश इस बर्तन में खीर आ जाए। ललिता के इतना कहते ही वो बर्तन खीर से भर जाता है। सब लोग अपनी आंखों के सामने वो जादू देखकर दंग ही रह जाते हैं। वो वाकई एक जादुई बर्तन होता है और ये सब अपनी आंखों से देख लेते हैं।
अरे वाह, ये कोई मामूली बर्तन नहीं है ललिता, ये एक जादुई बर्तन है। देखो इसमें कैसे खीर बन गई। अजी हाँ, आप तो सही बोल रहे हो। अब तो हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लगता है भगवान को भी हमारी गरीबी पर तरस आ गया है। हाँ ललिता, तुम सही बोल रही हो। अच्छा, तुम इस बर्तन के बारे में किसी को भी मत बताना और इसे किसी कपड़े से ढक कर रख दो ताकि किसी की नजर भी इस पर ना पड़े। हाँ जी, ये भी कोई कहने की बात है। उस रात तो पूरा परिवार बहुत समय बाद पेट भरकर खाना खाकर सोता है। रात काफी हो जाती है और पूरे गांव में सन्नाटा छाया होता है। उसके बाद वहाँ एक चुड़ैल आती है। वो इधर उधर पागलों की तरह अपने बर्तन को ढूंढ रही होती है। कहाँ गया मेरा बर्तन? आखिर कहाँ रहता है वो आदमी जिसके पास मेरा बर्तन है? अब मैं उसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? चुड़ैल पूरे गांव में अपने बर्तन को ढूंढ लेती है। वो सबके घरों में झांक झांक कर भी देख लेती है, पर उसे अपना जादुई बर्तन कहीं दिखाई नहीं देता। वो जगिया के घर भी जाती है, पर ललिता ने उस बर्तन को एक कपड़े से ढक कर रखा होता है, इसलिए चुड़ैल को वहाँ भी वो बर्तन नहीं मिलता। उसके बाद चुड़ैल थक हार कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह ललिता उठकर सबसे पहले वो जादुई बर्तन निकालती है। वो उसे अच्छी तरह से कपड़े से साफ करती है और बच्चों से पूछती है कि उन्हें क्या खाना है। बच्चे बड़े ही खुश होते हैं। माँ, मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, एक बार देखो ना कि क्या ये जादुई बर्तन पिज्जा भी बना सकता है क्या? पर मेरा तो डोसा खाने का मन है माँ। ललिता उस बर्तन को चूल्हे पर रखती है और करछी घुमाकर बोलती है, मुझे एक पिज्जा चाहिए। ए जादुई बर्तन, इसमें एक पिज्जा बना दो। ललिता के इतना कहते ही उसमें एक पिज्जा बन जाता है। ललिता वो पिज्जा पप्पू को दे देती है। जगिया और ललिता भी अच्छे से पेट भरकर नाश्ता करते हैं। सब बड़े ही खुश होते हैं। क्यों ना हम इसमें रोज नई नई चीज बनाकर बेचना शुरू कर दें, इससे हम कुछ भी शुरू कर सकेंगे। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। ललिता और जगिया उस बर्तन के इस्तेमाल से अपना काम शुरू कर देते हैं। वो रोज शहर जाकर 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाने लगते हैं। इतने सस्ते में भरपेट खाना मिलने पर उनके ठेले के आगे तो लोगों की लाइन लग जाती है। कितने गरीब लोगों को तो जगिया मुफ्त में खाना खिला देता है। कुछ ही दिनों में उनके दिन बदल जाते हैं। अब तो पप्पू और चिंकी स्कूल भी जाने लगते हैं और सब अच्छा हो चुका होता है। पर चुड़ैल तो अभी भी अपने जादुई बर्तन की तलाश में होती है। एक रात जब जगिया और ललिता काम से वापस लौट रहे होते हैं तो काफी रात हो जाती है और पेड़ पर बैठी चुड़ैल अपने बर्तन को देख लेती है। अरे, ये तो मेरा बर्तन है और ये तो वही आदमी है जो उस रात जंगल में आया था। यही है मतलब बर्तन चोर। इसे तो मैं सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी होती है और गुस्से से उनको देखने लगती है। जगिया और ललिता उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल? अच्छा, ये तो चुड़ैल है। ये तो वही चुड़ैल है जिसका बर्तन हमारे पास है। लगता है ये अपना बर्तन लेने आई है। सही बोला तूने, मैं अपना बर्तन ले आई हूँ। दे मेरा बर्तन वरना मैं मार डालूंगी तुझे। हम बहुत गरीब हैं चुड़ैल जी, इस बर्तन की वजह से हमारे दिन सुधर पाए हैं, वरना तो घर में खाने को भी नहीं होता था। अब हम भरपेट खाना खाते हैं और दूसरों को भरपेट खाना मिल सके इसलिए बस 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। आप इस बर्तन की जगह कोई बर्तन ले लो, पर हमें ये बर्तन दे दो, दे दो। चुड़ैल को उनके ठेले पर 5 रुपए में भरपेट खाना एक बोर्ड दिखता है। चुड़ैल उन पर विश्वास कर लेती है और उन पर तरस खाकर उनको वो बर्तन रखने देती है। ठीक है, रख लो ये बर्तन, पर मुझे इसके बदले दूसरा बर्तन चाहिए। ठीक है, मैं कल ही तुमको इससे बहुत सुंदर बर्तन लाकर दे दूंगा। अगले ही दिन जगिया दुकान से एक बड़ा ही सुंदर बर्तन लेकर आता है और चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और नया बर्तन लेकर वहाँ से चली जाती है।